वेलकम बैक अगेन। सो हम मई 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे, जिसमें कि 3 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ लिया है हमने, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया और मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को। और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें इसके अंदर है। अगर आप ईओ की एग्जाम आपको देनी है तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा मई वाली क्रोनोलॉजी को। अगर आप वीडियोज़ नहीं भी देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके मैगजीन तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और अगर वीडियोज़ भी देख भी लेते हैं तो कोई ऐसा विशेष नहीं है, क्योंकि 20 मिनट का एक वीडियो बनता है, तो उसमें अगर आप थोड़ा स्पीड से देखेंगे तो 10 मिनट में आप कवर कर लेंगे। और देखिए, आपका जो सिलेबस है वो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो परिदृश्य है उसकी जो समसामयिक घटनाएं हैं वो आपको कवर करनी है। खेल से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको कवर करनी है। पर्सन इन न्यूज़ अगर कोई है, स्थान, व्यक्ति या संस्था जो चर्चा में है, वो आपको कवर करके जाना है। तो जब भी आप रिवाइज करें पिछले 5-6 महीने की मैगजीन्स को, तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके जो है चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान तो अभी का नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। कितना पुराना है? तो 2019 में इसको जो है स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसमें यही था कि जो हमारा भूजल स्तर गिर रहा है, जो हमारे पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, उनको कैसे संचय किया जाए, कैसे जो है लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। जैसे आप देखिए, स्वच्छ भारत अभियान है, तो स्वच्छ भारत अभियान एज इन लोगों के अंदर स्वच्छता की जो सोच है उसको डेवलप करना है, इसीलिए मार्केटिंग पे इतना ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद उसको जो है एक एम्बेसडर के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो जल शक्ति अभियान है उसका भी यही है कि लोगों के अंदर जो है जल संचय की जो हैबिट है वो डेवलप की जाए, और जो हमारे जल स्रोत हैं उनका कैसे हम जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, और उनको जो है क्या कहते हैं, आगे जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी उसको जो है हम बरकरार रख सकें। तो 2019 में इसी मंतव्य से जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में कैच द रेन का मतलब क्या है? जो वर्षा जल है उसका संरक्षण करने के लिए इस प्रोग्राम को, कैच द रेन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इन दोनों को ही जो है 2019, 2020 और उसके बाद में 2021 और 22 के अंदर जो है इन दोनों प्रोग्राम्स को अखिल भारतीय स्तर पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था। तो देखिए, 2019 से स्टार्ट किया, 20 में कैच द रेन लेकर के आए, 21 और 22 में इनको अखिल भारतीय स्तर पर लॉन्च किया। अब 2023 चल रहा है, तो 2023 में इसकी एक समीक्षा बैठक की गई है। समीक्षा यानी कि रिव्यू किया गया कि भाई ये कैसे प्रोग्राम कार्य कर रहा है, क्या इसमें हम और चेंजेस करें, कैसे इसको और ज़्यादा जो है हम अच्छा बनाएं। तो यहाँ देखिए कि ये जो प्रोग्राम था जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन ने 150 जल संकटग्रस्त जिलों की जो है वो पहचान की है। ठीक है, कि इतने ज़िले जो हैं जल संकटग्रस्त हैं और इनको कैसे हम जो है वो रिवाइव करें। और अभी इसके अंदर इन्होंने जो बात की है वो हम देख लेते हैं कि 2023 के लिए इन्होंने कहा है कि हम किस थीम पे काम करेंगे। पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता, जो सोर्स होता है उसकी स्थिरता, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इस पे हम कार्य करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन करेंगे, सभी जल निकायों की गणना करेंगे, उसकी भू टैगिंग करेंगे और उसकी सूची बनाएंगे। इसके आधार पर जल का संरक्षण करेंगे और वैज्ञानिक योजनाएं जो है वो जो साइंटिफिक प्लान्स है वो तैयार करेंगे। सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना करेंगे, सघन वनीकरण करेंगे, क्योंकि वन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जो है सॉइल कंजर्वेशन भी होता है और प्लस जो है वाटर का जो लेवल है वो भी जो है वो स्थिर रहता है। फिर है जागरूकता पैदा करेंगे लोगों के अंदर। तो ये सब जो कार्य है वो इस बार के 2023 के जो बैठक है वो इन्होंने कही है। अच्छा, एक और अभियान इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया जिसका नाम है आम पोखरी अभियान। ये उड़ीसा के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जल निकाय हैं उनके कायाकल्प के लिए, उनका जो रिनोवेशन है उसके लिए जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। तो आम पोखरी अभियान का आप ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा के जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जल निकाय हैं उनके कायाकल्प के लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो ये हो गया, आप समझ गए होंगे जल शक्ति अभियान के बारे में। 2019 में स्टार्ट किया, कैच द रेन 2020 के अंदर, फिर इनकी समीक्षा बैठक 2023 में हुई है। और इस बार का थीम रखा है इन्होंने सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आम पोखरी अभियान उड़ीसा के लिए है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे, जो कि है प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, ये हम सब जानते हैं।
1973 में स्टार्ट किया गया था, अभी 2023 चल रहा है, तो इसके 50 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। इसका स्मरणोत्सव जो है वो मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? तो मैसूर विश्वविद्यालय जो है कर्नाटका में, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इसको बनाया है। और इसके लिए जो है एक बाघ संरक्षण को लेकर के इसका जो मूल्यांकन है उसको लेकर के जो है एक पूरी रिपोर्ट भी तैयार की है, जो एक 5वीं इसका बाघ अनुमान रिपोर्ट है, भाई बाघों की कितनी संख्या है उसकी 5th ये रिपोर्ट है, वो भी जो है प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर दी है। इसके अलावा इन्होंने एक अलायंस स्टार्ट किया जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें क्या होगा कि जितने भी बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं, जो जानवर आते हैं, जैसे कि शेर है, चीता है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, तो इन सब का जो है कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे इनके संरक्षण क्षेत्रों को बढ़ाया जाए, ऐसी ऐसी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको लेकर के जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसमें अगर बात करें तो नेपाल जो है हमारे साथ में इसमें भाग लेने वाला जो है वो एक तरीके से इनिशिएटिव करने वाला सदस्य देश इसके अंदर शामिल हुआ है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। अच्छा, ये जो अखिल भारतीय बाघ अनुमान की रिपोर्ट है, जो कि आप फ्रंट पेज पे देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने इस रिपोर्ट को ही हाथ में लिया हुआ है। तो इस बाघ जो रिपोर्ट है इसके भी कुछ डेटाज हम देख लेते हैं कि देखिए 2022 के अनुसार भारत में बाघों की न्यूनतम संख्या थी 3167। 2018 में ये थी 2967, यानी कि इस बार बाघों में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो 6.74% की जो बढ़ोतरी है वो बाघों की संख्या में इस बार देखी गई है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर जो है, और अगर हम देखिए इसके अंदर चीज़ें को देखें तो आप एक ये वाला तो चीज़ ध्यान रखिएगा कि 3167 अभी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर बाघों की। और यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ, जो हमारे यहाँ पहले कंजर्वेशन रिजर्व हुआ करते थे बाघों के लिए वो कुल 9 थे जब इस प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। अब ये टोटल बढ़ करके 53 हो गए हैं। 53 हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं अभी प्रेजेंटली भारत में। तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हमारे भारत में ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये बिग कैट अलायंस के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि 7 जो प्रमुख बिग कैट हैं, बाघ है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, चीता, इनके संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और जो विभिन्न देश हैं वहाँ तक इनकी रेंज को पहुँचाया जाएगा। फिर देखिए कि यहाँ पर भारत में मैंने आपको बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश है। और अगर हम बात करें कि भारत लगभग 30,000 हाथियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा एशियाई एलिफेंट रेंज वाला देश भी है। यहाँ पर एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनका भी सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत ही है और एक सींग वाले गैंडों की संख्या यहाँ लगभग 30,000 है। और एशियाटिक लायन तो आपको पता ही है, जो एशियाई शेर है वह भारत, पूरे विश्व के अंदर भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पर इसकी आबादी है। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक फैक्ट्स थे। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको तो और मतलब बाल की खाल निकाल करके पढ़ना है, लेकिन अपने लिए तो इतना खूब है कि ये जो रिपोर्ट है ये ध्यान रखिएगा। बिग कैट अलायंस के बारे में ध्यान रखिएगा। 50 वर्ष इसके पूरे हुए, कब इसको जो है लॉन्च किया गया था 1973 में जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। बस इतना ध्यान रख लेंगे, काफ़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। आपको पता है कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर हम जो है चीतों को हमने ट्रांसलोकेट वहाँ से किया था और ये जो है हम नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से वहाँ के चीते जो है वो लेकर के आए थे। अब उन चीतों का थोड़ा नामकरण इन्होंने किया है। अब नाम जो है लिखे हैं, अब इतने तो कहाँ याद रहे। जैसे आशा ये मादा है और नया नाम इसका आशा ही रखा। ओबेन, सवान्ना, सियाया, एल्टन, फ्रेडी और तिब्लिसी, ये सब जो हैं अगर ये पूछ ले वैसे नाम दे करके तो क्या है, ये जो है चीते हैं जिनको कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर ला करके लोकेट किया गया है। और ये दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जो चीते हैं उनका भी नामकरण यहाँ के नामों पर किया गया है। अब इसमें जो है आपके इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या नाम है इसका? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसका नाम है। और ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती जो बॉर्डर पे एक गाँव है जिसका नाम है किबितू गांव से इसको स्टार्ट किया गया है। 10 अप्रैल 2023 को जो है हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनके द्वारा जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि सीमावर्ती जो हमारे गांव हैं, जो ज़िले हैं, उनका विकास हो सके, वहाँ से रोज़गार के लिए जो लोग पलायन करते हैं उस पलायन को रोका जा सके। यानी कि जो सीमावर्ती जो गाँव हैं उनको सशक्त किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम तो क्या कहें, उनमें ऐसी सुविधाएँ लाई जाए, फाइनेंशियल सुविधा हो, रोज़गार की सुविधा हो, चाहे पर्यटन के लिए वहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट किया जाए ताकि जो है
वहाँ के लोग जो है वो माइग्रेट करके ना जाएं और वहाँ की आबादी वहीं पर बनी रहे। तो ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। स्टार्ट कहाँ से किया ये पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती गांव है किबीतू, वहाँ से 10 अप्रैल 2023 को इसको स्टार्ट किया है। और इसके अंदर जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। कितने जिले हैं? 19 जिले हैं, 46 ब्लॉक हैं और 2967 गांव जो है उनकी पहचान की गई है। यहाँ पर ये डेवलपमेंट किया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ये सब जो है इनके गाँवों को इसमें अभी इंक्लूड किया गया है। तो ये आप अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लक्ष्य मैंने आपको बता ही दिया। पर्यटन को बढ़ावा देंगे, शहरों की जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे। 5 साल का टारगेट रखा है कि 5 साल के अंदर हम ये चीज़ें यहाँ पर डेवलप कर देंगे ताकि गांव वालों को यहाँ से जो है मूव करने की जो है वो ना करना पड़े। तो याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट किया? अरुणाचल प्रदेश से। सीमावर्ती गांव जो है वहाँ का किबीतू, वहाँ से 10 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया है। 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गाँवों के अंदर गाँव की पहचान की गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख जो है, यहाँ के जो सीमावर्ती गाँव हैं इनको यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यह है असम से रिलेटेड। वहाँ पर बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखते हैं क्या क्या योजनाएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, असम के अंदर अभी, वैसे असम काफ़ी चर्चा में था। आप देखिए कि राजस्थान के जो गुलाब चंद कटारिया है वो अभी रिसेंटली वहाँ पर गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये चर्चा में 31वें गवर्नर बने हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंत बिस्वा हैं। और क्या बातें हैं असम को लेकर के? तो यहाँ देखिए अभी जो है 10,000 करोड़ की जो योजनाएँ हैं उनका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने असम में किया है। तो यहाँ जो योजना है, यहाँ पर देखिए एक 500 टीपीडी मेंथनॉल प्लांट जो है उसका उद्घाटन किया गया है। कुछ रेलवे स्टेशंस जो है उनको भी समर्पित किया है। अब ये आपको याद नहीं रखना कितने रेलवेज बनाई हैं ये वो, तो ये कुछ स्पेसिफिक था कि 500 टीपीडी मेंथनॉल प्लांट जो है ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो ये आपके असम में स्टार्ट किया गया है। उसके अलावा असम के अंदर एक प्रोग्राम है, एक अभियान है जिसका नाम है आपके द्वार आयुष्मान। आपके द्वार आयुष्मान, यहाँ पर देखिए इस अभियान की शुरुआत भी असम से की गई है। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड वितरित किया और जो आपके द्वारा आयुष्मान अभियान है उसको भी असम से स्टार्ट किया है। उसके अलावा देखिए कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है वहाँ का, उच्च न्यायालय कह रही हूँ, हाँ, गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उसका प्लेटिनम जुबली समारोह है। अगर हम बात करें गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, तो 1948 में जब इसको बनाया गया था तब तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके जो है राज्य हैं, जैसे नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब का ही जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी न्यायालय के अंतर्गत आता था। लेकिन अब जो है, अब इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्षेत्राधिकार क्या है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का? तो ये अगर आप याद करें तो अनम से आप याद कर सकते हैं। अनम का मतलब हो गया यहाँ पे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और एम से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो अनम से आप याद कर सकते हैं। तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अब इसका जुरिस्डिक्शन जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का वो इन्हीं 4 राज्यों के अंदर सीमित है। और ये जो असम का जो गुवाहाटी है वहाँ पर तो इसका मेन पीठ है हाई कोर्ट की। उसके अलावा ये जितने भी नागालैंड वगैरह की जो राजधानी है, जैसे कोहिमा है, ईटानगर है, यहाँ पर जो है इसकी खंडपीठ या बेंचेस जिसको बोलते हैं वो इस्टेब्लिश्ड है। तो इतना भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिए असम कॉप क्या है? तो असम कॉप, अब ऐसा तो कुछ देंगे नहीं क्योंकि नाम से ही सिद्ध हो जाएगा। असम कॉप का मतलब भी आप समझते ही हैं। जो पुलिस है उसने अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करवाया है प्रधानमंत्री जी से, जिसके के अंदर जो है अपराध और उससे नेटवर्क जो अपराध होते हैं, वाहनों की खोज करना होता है, उस सबका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर रखा जाएगा। वहाँ पर एम्स जो है, एम्स अस्पताल जो है उसकी भी शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। और जस्ट देखिए जो काफ़ी कॉमन होती है ना, उन चीज़ों के पीछे में आप ना रहें। जैसे कई लोग ये भी याद रखते हैं कि 5 रेलवे ट्रैक वहाँ पर करे, ये एक एक मतलब डिटेल तक लिखेंगे, उतना मत लिखिए क्योंकि वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ स्पेसिफिक हो कि हाँ भाई ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता था, बस उतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिसपे कि क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो प्रधानमंत्री जी ने असम के साथ साथ अभी देखिए चेन्नई और हैदराबाद में भी कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इनको देख लेते हैं।
तो वैसे तो इसमें और कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन इतना देखेंगे हम कि इसमें जो वंदे भारत जो ट्रेन्स है उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री ने तांबरम और सेनगोट्टई के बीच एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दी है और वंदे भारत को भी हरी झंडी दी है। ये वंदे भारत चलेगी चेन्नई कोयम्बटूर से, ठीक है, MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई से लेकर के कोयम्बटूर तक जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसको हरी झंडी दिखाई है। हैदराबाद में अगर बात करें तो ये जो है हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्र के उपनगरीय में नहीं, यहाँ पर देखिए ये वंदे भारत जो है सिकंदराबाद से तिरुपति जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना गया। तिरुपति आपको पता है, तिरुपति जो है एक सेक्रेड प्लेस है, धार्मिक स्थल है, तो उसको जोड़ने के लिए जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लाई गई है। तो ये हैदराबाद और जो है चेन्नई जो है दोनों का आप ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2023 में कौन कौन सी देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ कहाँ स्टार्ट की गई है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे नई दिल्ली में 2 है, नई दिल्ली वाराणसी और नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जो है वो लॉन्च किया 2019 में। फिर देखिए यहाँ पर मुंबई के अंदर नई दिल्ली में एक और है, अम्बा अंदौरा से, नई दिल्ली से अम्बा और अंदौरा तक। और अगर यहाँ पर और देखें तो दिल्ली कैंटोनमेंट से अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, अजमेर जंक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने उसके अंदर उसको जयपुर का पढ़ा था, तो वो खैर यहीं से होके निकलेगी, तो जयपुर और दिल्ली की जो दूरी है वो कम हो जाएगी वंदे भारत से। तो दिल्ली कैंटोनमेंट से जो है अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में 12 अप्रैल को। और अभी अगर देखें 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम से कासरकोड, ये केरला में है, तो यहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया। ये तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जो है वो इसका वो है, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से है और स्टॉपेज है इसका कासरकोड। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी वाले तो आप ध्यान रखिएगा, अप्रैल वाले के मतलब 2023 वाले के कहाँ कहाँ लॉन्च की गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं वंदे भारत को लेकर के। तो देखिए वंदे भारत, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि मेड इन इंडिया है। इसमें जो हमने सिस्टम लगाया है, सेफ्टी सिस्टम, वो भारत का कवच सिस्टम के अनुकूल है। कवच सिस्टम अगर आपसे पूछ ले किससे रिलेटेड है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन की सेफ्टी है उससे रिलेटेड है ये। और दूसरा ये है कि पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो आपके दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जो वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी है, उसको लॉन्च किया गया था 2019 में। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो आपके SMVD से लेकर के कटरा थी, यानी नई दिल्ली में SMVD से लेकर के कटरा तक जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये भी 2019 में ही लॉन्च हुई थी। और ये और तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है। हाँ ठीक है, ये कवच वगैरह आपको पता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल साइंस पार्क। तो देखिए ये जो डिजिटल साइंस पार्क है इसकी स्थापना की गई, स्थापना या अभी जो आधारशिला फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, तो केरला के जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या परिकल्पना है, कितना क्या लगेगा, ये सब छोड़िए। जो AI है उसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको यूज़ करके यहाँ पर जो है इसको विकसित किया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, ये ध्यान रखना है, केरला के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, जो राष्ट्रपति है उन्होंने सुखोई 30 MKI का जो विमान है उसके अंदर उड़ान भरी है। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ विशेष बात तो देखिए इसके अंदर है नहीं, जैसे कि सुखोई 30 जो है एक रशियन कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है और इसका निर्माण लाइसेंस जो है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको दिया गया है। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये लड़ाकू विमान उड़ाने वाली ये दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो APJ अब्दुल कलाम है उन्होंने इसको जो है उड़ाया था। उसके अलावा जो है जो ये तो फाइटर जेट है, उसके अलावा जो युद्धक विमान में उड़ान भरने वाले देश की चौथी राष्ट्रपति है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल हैं, रामनाथ कोविंद है, ये भी जो है इसमें उड़ान भर चुके हैं। तो बस ये फैक्ट है और कोई विशेष फैक्ट इसके अंदर है नहीं, तो इसको आप यहाँ पर इतना ही पढ़िए। फिर देखिए आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो आप है, इसको अभी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। तो 2012 के अंदर ये पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी, 11 साल हो गए हैं इस पार्टी को, और अरविंद केजरीवाल की ये पार्टी है। और अगर हम देखें अभी तो राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है, नेशनल पार्टी का जो दर्जा है, वो कई पार्टीज़ का भी ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि ख़त्म कैसे हो, ऑटोमेटिकली अभी हम नॉर्म्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर शरद पवार की जो पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसका, TMC जो है ममता बनर्जी की, फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इन सब का दर्जा वापस ले लिया गया है। और ये दर्जा देता और वापस कौन लेता है, तो निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है वो इनका जो इलेक्शन के ऊपर जो परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर ये इनको दिया या लिया जाता है।
और अगर आप यहाँ पर देखें तो नागालैंड में एनसीपी लोक जनशक्ति पार्टी, मेघालय में तृणमूल कांग्रेस वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी, त्रिपुरा में टिपरा मोथा को जो है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में, नेशनल पार्टी नहीं है लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता ये रीजनल पार्टीज़ को दी गई है। इतना आप याद मत रखिएगा, आप तो इतना देखिएगा कि अभी जो है 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनको कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। कौन कौन सी है? बीजेपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, CPIM, मतलब CPI की दो है, एक तो CPI है और एक CPIM है। तो ये CPIM जो है इसको यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। फिर जो क्या कहते हैं इनका, मायावती की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा है। फिर है नेशनल पीपल्स पार्टी है, इनको एक इस पार्टी को भी है, और एक आम आदमी पार्टी। तो ऐसे करके 6 पार्टीज़ हैं जिनको कि नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो ये नाम आपको, रिसेंट जो डेटा है ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए अब क्या अहर्ताएँ हैं, क्या एलिजिबिलिटी है नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो देखिए इसमें जो भी ये 3 दे रखी है अहर्ताएँ, इसको आपको ऑप्शन में देखना है, मतलब इन तीनों में से जो भी एक शर्त पूरी होती है उस आधार पर नेशनल पार्टी बनाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ देखिए, यदि कोई दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 राज्यों के अंदर अगर उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, मतलब वहाँ पर एक रिकग्नाइज्ड पार्टी अगर वो है, तो उसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। या फिर यदि कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर के लोकसभा के 3% अगर सीट उसको मिलती है, जीतता है, तो उसको ये दर्जा प्राप्त हो सकता है। यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट अगर हासिल करती है, तो भी उसको ये दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। यानी कि यदि कोई पार्टी उपयुक्त तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब ये जो है आपको पॉलिटी का मैटर है, ये पॉलिटी के अंदर आपने इसको पढ़ लिया होगा, और अगर आप चाहें तो इसकी अहर्ताएँ यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे, जो कि है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति, जो हमारी स्पेस पॉलिसी है, उसको भी मंजूरी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या निहितार्थ हैं इसके। अब देखिए इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कि इस नीति पे क्या क्या बातें की गई है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ रहा है, उसका कमर्शियलाइजेशन, वाणिज्यिकीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि इसरो की उपलब्धियां कम नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां। हम आगे जब अंतरिक्ष वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उसको। और तो अब देखिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर कोई स्टार्टअप आना चाहता है, कोई निजी उद्योग, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई जो व्यक्ति है, अगर उसके अंदर कोई निवेश करना चाहता है, तो उन सबको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के जो है वो नीतियाँ स्पष्ट की गई है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम जो है इसरो और निजी क्षेत्र की संस्थाएं जैसे संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए हमने इसको नीति को बनाया है। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं अब रॉकेट, सैटेलाइट्स, प्रक्षेपण यान बनाने, डेटा संग्रह करने और प्रसार करने में सक्षम होंगी। निजी क्षेत्र को एंड टू एंड अंतरिक्ष गतिविधियों तक पहुंच प्राप्त होगी। ठीक है। और अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है NSIL, इसके द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित रणनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा, जो मांग संचालित यानी डिमांड मोड पर जो है वो कार्य करेंगी। अब अगर इन NSIL और इन स्पेस के बारे में मैं अगर आपको कुछ बताऊं, तो NSIL जो है इसको बनाया गया था 6 मार्च 2019 को, और ये कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। ये एक सार्वजनिक उपक्रम है, इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है, कमर्शियलाइज्ड शाखा है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है उसके अंदर निजी क्षेत्र की भागीदारी को हम किस प्रकार से बढ़ाएं, ये NSIL का उद्देश्य है। और अगर इन स्पेस की बात करें तो ये एक तरीके से सिंगल विंडो प्रोवाइड करवाता है। भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है उसमें एक सिंगल विंडो प्रोवाइड कराने का कार्य जो है वो इन स्पेस करता है। अच्छा, अभी ये जो नीति जारी की गई थी, इसका देखिए मेन क्रक्स तो यही है कि हम कैसे प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बढ़ावा दें, यही इसका उद्देश्य है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये नीति कब लॉन्च हुई, तो अभी 2023 में जो है 6 अप्रैल को इस नीति को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर एक जो है, ये भी पुरानी बात है वैसे, लेकिन अभी इन्होंने कैबिनेट ने जो है महाराष्ट्र का जो हिंगोली नामक क्षेत्र है वहाँ पर लीगो की स्थापना को मंजूरी दी है। ये लीगो क्या है? लीगो का फुल फॉर्म है लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यानी कि एक भौतिकी में जो हम ग्रेविटेशनल वेव्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स जो पढ़ते हैं, जो ब्रह्मांड के अंदर हैं, उनका पता लगाने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए इस लेबोरेटरी की स्थापना हिंगोली के अंदर की जाएगी। तो इसको भी जो है मंजूरी यहाँ पर दी गई है। तो ये था ऑल अबाउट कि इसमें जो है जो हमारी स्पेस नीति है उस सब के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर।
तो यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ में देखिए कि जो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने दिल्ली का जो राष्ट्रीय उद्यान है, प्राणी उद्यान है, वहाँ पर सफ़ेद बाघ और बाघिन जो है उसको वहाँ पर जो है रखा गया है। तो उसका नाम अवनी और व्योम रखा गया है। तो इस पर तो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा। शावकों के नाम है ये। G20 पार्क क्या है? तो देखिए आपको पता है G20 की बैठकें अभी यहाँ पर की गई है, भारत के अंदर आयोजित हो रही है, नवंबर तक ये चलेंगी। तो G20 पार्क एक बनाया जाएगा जहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे हर एक देश जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है उसके वहाँ का जो नेशनल एनिमल है उसको बना करके वहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये पार्क कहाँ बनेगा? नई दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। और इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उससे जो है हम यहाँ पर मूर्तियाँ बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो भारतीय मोर है, अमेरिकी बाइसन है, ब्राज़ीलियाई जैगुआर है, इन सबको जो है हम वहाँ पर जो है वो बनाएंगे। फिर देखिए कि जो प्रधानमंत्री की मन की बात प्रोग्राम आता है रेडियो के ऊपर, उसके 100 एपिसोड पूरे हुए हैं और उसके उपलक्ष्य के अंदर 100 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया गया है। इस पर सत्यमेव जयते लिखा है और इंग्लिश के अंदर भारत जो है वो लिखा गया है। अशोक स्तंभ जो है वो भी इस पर बनाया गया है। तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो राष्ट्रपति निवास है मशोबरा में, उसका इनागोरेशन किया गया है। राष्ट्रपति का निवास देखिए एक तो दिल्ली के अंदर है और दूसरा जो होता है जो गर्मियों के अंदर जो है राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर निवास करते हैं। तो वहाँ पर मशोबरा के अंदर जो है एक गार्डन जो है ट्यूलिप गार्डन, उसका उद्घाटन किया गया है। तो सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर निवास स्थान चेंज हो जाते हैं राष्ट्रपति के। फिर देखिए रामकृष्ण मठ जो है उसकी स्थापना की गई तमिलनाडु में। तो वहाँ पर 125वीं वर्षगांठ उसकी स्थापना नहीं की गई, उसकी 125वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जो है वो सम्मिलित हुए हैं। उसमें इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर देखिए पीड़ा कुनफुर सुरंग, ये सुरंग कहाँ पर निर्मित की गई है? तो ये जो सुरंग है आपके जम्मू कश्मीर का जो रामबन है वहाँ पर इस सुरंग को बनाया गया है। तो वहाँ जो रामबन में जो भीड़ भाड़ वाला जो दुर्घटना संभावित इलाका है उससे बचने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया है। उसके अंदर ये सुरंग बनेगी, 2 फेजेज़ में बनेगी। तो पहली सुरंग जो है वो बन चुकी है। तो नाम ध्यान रखिएगा, पीड़ा कुनफुर सुरंग, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया गया है। फिर देखिए संविधान का डोगरी संस्करण जो है वो अभी निकाला गया है हाल ही में। और जो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने जो है इसको इस संस्करण को जो है वो प्रकाशित भी किया है। तो ये डोगरी भाषा कहाँ की है ये आपको पता होना चाहिए। डोगरी भाषा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर की भाषा है, वहाँ की स्थानीय लोकल लैंग्वेज है ये, और इसको हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर भी शामिल किया गया था 2003 के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए एक प्रधानमंत्री जी ने देवका सी फ्रंट जो है उसको राष्ट्र को समर्पित किया। ये देवका सी फ्रंट कहाँ पर है? तो ये आपका जो है दमन के अंदर है। तो दमन में नमोपथ और देवका सी फ्रंट जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सी फ्रंट का मतलब ये है कि जो तटीय सैरगाह होता है, मतलब जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर सैर करने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको सी फ्रंट कहते हैं। तो इसको विकसित किया गया और इसको जो है अभी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आज हम इसको यहीं रैपअप करते हैं। 1 लाइनर फैक्ट्स आपके बचे हुए हैं, क्योंकि जो आपका अंतरिक्ष वाला जो है नेक्स्ट जो हम साइंस वाला टेक वाला पढ़ेंगे वो थोड़ा सा छोटा ही है, तो हम उसके अंदर इस 1 लाइनर फैक्ट को इंक्लूड कर देंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। Thank you very much for listening.